नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास के क्रम में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में वे कौन से कारण थे जिन्होंने इस आंदोलन के लिए आधार तैयार किया, पहले उन कारणों की सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे। प्रमुख कारणों की यदि बात करें तो सबसे प्रमुख स्थान आता है रॉलेट एक्ट का पारित होना। इस रॉलेट एक्ट के प्रति भारतीय जनमानस में बहुत ही असंतोष था। इसके अतिरिक्त जो अन्य कारण हैं उनमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण भी जनता में काफ़ी असंतोष था, और उसके अतिरिक्त जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो सरकारी अधिकारी थे उनकी मुक्ति भी इसके विरोध के रूप में सामने आ रही थी। तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेज़ों का दुर्व्यवहार तथा राष्ट्रवादियों के स्वराज्य की मांग को पूरा करने के लिए एक संगठित आंदोलन के प्रारंभ करने की इच्छा आदि इसके महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में कार्य किया या इसके लिए आधार तैयार किया। आंदोलन का प्रारंभ यदि देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कांग्रेस की सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया गया था। तो जून 1920 ईस्वी में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सरकारी स्कूल, कॉलेजों, दफ्तरों एवं न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव बुलाने के लिए 1920 ईस्वी में कोलकाता में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, उस प्रस्ताव को दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में आयोजित होने वाला जो कांग्रेस का रेगुलर अधिवेशन या वार्षिक अधिवेशन था उसमें स्थानांतरित कर दिया, और नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया। इस आंदोलन का कार्यक्रम को देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया। पहला था नकारात्मक कार्यक्रम और दूसरा था सकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रम में था सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों तथा विधानसभाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सभी प्रकार की सरकारी उपाधियों, प्रतिष्ठापूर्ण पदों तथा स्थानीय निकायों के मनोनीत पदों का समर्पण, सरकारी और अर्ध सरकारी समारोह में भाग नहीं लेना, सेना के लिपिकीय तथा श्रमिक वर्ग के लोगों द्वारा मेसोपोटामिया में जो उनकी नियुक्ति की जाती थी उसे अस्वीकार कर देना, इन सभी उपरोक्त कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकार के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग से इनकार करना तथा ब्रिटिश प्रशासन को ठप कर देना था। तो ये सभी उपाय केवल ब्रिटिश प्रशासन को असहयोग करने की दृष्टि से अपनाए जा रहे थे। इसके बाद थे कुछ सकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रम में तो असहयोग के लिए बहिष्कार का सहारा लिया गया था, वहीं सकारात्मक कार्यक्रम में राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना तथा राष्ट्रीय पंचायतों के द्वारा आपसी विवादों का निपटारा जैसे उपाय काम में लिए जा रहे थे। यानी जो प्रशासन या ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो
स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए हैं उनका विरोध करना और इसके स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों को प्रोत्साहन देना। और जो आपसी विवाद हैं वो ब्रिटिश द्वारा स्थापित न्यायालयों में जाने की बजाय आपसी विवादों को राष्ट्रीय पंचायतों के द्वारा निपटाने का प्रयास किया जा रहा था। खादी और अन्य हस्तशिल्पों के माध्यम से स्वदेशी को लोकप्रिय बनाना, यानी जो विदेशी कपड़ा या वस्तुओं का निर्माण या बाजार में बेचा जा रहा था उसका एक तरह से बहिष्कार करके स्वदेशी को लोकप्रिय बनाना और खादी और अन्य हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहित करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एकता और समरसता का विकास करना। यह तथ्य यहाँ पर समझ में आ गया था कि हिंदू और मुसलमान यदि आपस में लड़ते रहेंगे तो स्वतंत्रता का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया गया कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता और समरसता का विकास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समाज के प्रत्येक तबके को साथ लेना जरूरी था। इसके लिए जरूरी था अस्पृश्यता को समाप्त करना, हरिजन और दलित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास करना। समाज के सभी तबके को साथ लेने की जो बात अभी कही थी उसके हिसाब से महिलाओं को भी इसमें जोड़ना था। इसलिए महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना और उनके उत्थान का प्रयास करना भी इस आंदोलन का एक प्रमुख अंग था। अब चाहे असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाया हो, लेकिन इस आंदोलन का अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा प्रदान की गई और इसके द्वारा व्यापक रूप से आंदोलन को चलाने का एक अनुभव भी जनता को प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में पहली बार व्यापक रूप से आम जनता ने भाग लिया और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान की। इस आंदोलन में किसान, मजदूर तथा महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी, जिसके कारण से इस आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया था। इस आंदोलन ने भारतीय क्षेत्र के प्रत्येक कोने कोने में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार कर दिया था। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ था कि इसने कांग्रेस के चरित्र को पूर्णतः बदल दिया था। कांग्रेस अब व्यापक पैमाने पर संघर्ष छेड़ने के लिए तैयार खड़ी थी, जबकि इससे पूर्व की कांग्रेस को हम देखें तो इससे पूर्व कांग्रेस केवल वार्षिक अधिवेशन बुलाती थी, प्रस्ताव पास करती थी और ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने जैसी निष्क्रिय गतिविधियों तक ही सीमित थी। यानी कुछ भी इस क्षेत्र में कांग्रेस के द्वारा सुदृढ़ या कठोर कार्य नहीं किए जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस व्यापक पैमाने पर संगठित संघर्ष छेड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। इस आंदोलन की एक विशेष बात यह भी रही कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच पर्याप्त एकता दृष्टिगोचर हुई। इसने भारत की जनता में व्याप्त ब्रिटिश सरकार के डर को समाप्त कर दिया और अब भारतीय जेल जाने और देशभक्ति के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए तैयार हो रहे थे। तो एक बहुत बड़ा मानसिक रूप से परिवर्तन था असहयोग आंदोलन, जिसके द्वारा भारतीय जनमानस में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विचारधारा का निर्माण हुआ और व्यापक रूप से इसमें सभी लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने, हर तबके के लोगों ने इसमें साथ दिया। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन अपनी मांगों को मनवाने में नाकामयाब रहा, लेकिन फिर भी इसे इस अर्थ में असफल नहीं कहा जा सकता कि उसने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की भावना को कूट कूट कर भर दिया और जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन था, उसको
विस्तृत सामाजिक आधार प्रदान किया। धन्यवाद।